सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि विनेश फोगाट को अगर राजनीति में जाना था तो क्या ये जो आंदोलन था, ये जो पहलवान खिलाड़ियों का, महिला पहलवान खिलाड़ियों का आंदोलन था, क्या ये कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए शुरू किया गया था? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या दरअसल विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो क्या दरअसल कांग्रेस की कठपुतली बन गए थे? आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने साथी पहलवान खिलाड़ी बजरंग पूनिया के साथ मिलकर आधिकारिक रूप से राजनीति ज्वाइन कर ली है। आधिकारिक रूप से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी का हाथ थामा, आधिकारिक रूप से उन्होंने कांग्रेस का पटका पहना और आधिकारिक रूप से अब वो राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक ये दोनों खिलाड़ी और उनके साथी खिलाड़ी भी अब तक वो खेल के अखाड़े में राजनीतिक दाव पेच लगाते थे, लेकिन अब वो राजनीति के अखाड़े में उतर चुके हैं और अब राजनीति के अखाड़े में उतरकर चुनावी दाव पेच लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं उनकी नई पारी के लिए। और जहां तक जितनी मेरी राजनीतिक समझ है और जिस तरह का माहौल है हरियाणा में, उसको देखकर इतना तो तय है कि विनेश फोगाट का अब जो है वो विधायक बनना तय है। वो विधायक बनेंगी, जब वो चुनाव लड़ रही हैं तो चुनाव जीतेंगी भी और उनका विधायक बनना लगभग तय है। और विधायक बनेंगी तो, और अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो बहुत संभव है कि वो मंत्री भी बन जाए, उनको खेल महकमा भी उनको सौंप दिया जाए। तो अब विनेश फोगाट एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल कुछ और उठते हैं। हालांकि आज मैं जो सवाल उठाऊंगा वो मैं अपनी तरफ से सवाल कम उठाऊंगा, बल्कि साथ साथ आपको प्रमाण के साथ मैं कुछ क्लिपिंग्स दिखाता रहूंगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि अगर राजनीति में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ऐसे लोग आते हैं तो ये राजनीति के लिए अच्छा है। अगर महिला खिलाड़ी आती हैं, वो राजनीति में आके चमकती हैं और कुछ बनती हैं, विधायक बनती हैं, मंत्री बनती हैं, तो मैं इसे एक अच्छी शुरुआत मानूंगा। और वैसे भी इससे पहले भी हम देखते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का इन्होंने हाथ थाम लिया और देखिए जो है कांग्रेस में ये गए, ये लोग यही सब करना चाहते थे। तो भाई बीजेपी का भी हाथ बहुत सारे खिलाड़ियों ने थामा है, इसलिए जो है मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए कि वो खेल छोड़कर राजनीति में आ गए, उन्होंने जो है कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बहुत सारी खिलाड़ी, बबीता फोगाट जो है वो भी रेसलर हैं, वो विनेश फोगाट की जो है वो कज़न है और उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम रखा है, उनको भी इस बात का अधिकार है। इससे पहले साइना नेहवाल भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, बैडमिंटन, मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी, और इसके अलावा कई और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो राजनीति में गए हैं और तमाम अलग अलग पार्टियों में जाते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन सवाल कुछ जरूर उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि विनेश फोगाट को अगर राजनीति में जाना था तो क्या ये जो आंदोलन था, ये जो पहलवान खिलाड़ियों का, महिला पहलवान खिलाड़ियों का आंदोलन था, क्या ये कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए शुरू किया गया था? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या दरअसल विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो क्या दरअसल कांग्रेस की कठपुतली बन गए थे? क्या कांग्रेस खिलाड़ियों के नाम पर कोई एक बड़ा जो है खेल रच रही थी, जिसका पटाक्षेप अब हो रहा है और जिसकी जो अंतिम, जो कह सकते हैं अंतिम, जो इस पूरे प्ले का जो अंतिम एक्ट था वो इनके राजनीति में प्रवेश से लेकर के और इनके हरियाणा चुनाव लड़ने से लेकर के खत्म हुआ है? तो क्या एक पूरा का पूरा प्लॉट रचा गया था महिला खिलाड़ियों का, ताकि उसका असर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़े, उसका असर जो है आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़े और मोदी सरकार को इस तरह से घेरा जा सके? क्या महिला खिलाड़ियों को इस तरह से यूज किया जा रहा था? ये सवाल हमारे सामने, और मैं ये सवाल जो है मैं अपने आधार पर, मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और वो फैक्ट्स देखिएगा और साथ साथ इन खिलाड़ियों के मैं खुद के बयान आपको सुनवाऊंगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कोई भी खिलाड़ी अगर राजनीति ज्वाइन करता है तो ये उसका निजी अधिकार है, उसको इस बात का अधिकार है। दूसरी बात, वो किसी भी पार्टी में जाए उससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और निजी तौर पर मैं बिल्कुल दिल से मानता हूं
कि अगर राजनीति में विनेश फोगाट हो या बाकी खिलाड़ी हो, बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी हो, राजनीति में आएंगे तो राजनीति में उनका आना मैं शुभ संकेत मानता हूं। तो सवाल ये बिल्कुल नहीं है और ना इनके आने पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। पर मैं फिर कह रहा हूं, आपत्ति यह है कि जिस तरह से किसानों के नाम पर 2024 की चुनाव के लिए, 2024 की जो पूरी लड़ाई थी, जिस तरह से किसानों के नाम पर एक फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, अब भी उसकी कोशिश जारी है। जिस तरह से किसानों का पहले यूपी चुनाव में के समय किसान आंदोलन, जिस तरह से एक पटरी बिछाई गई, एक पिच तैयार की गई योगेंद्र यादव के शब्दों में, तो पहले जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए जैसे किसान एक आंदोलन खड़ा किया गया, क्या उसी तरह से पहलवानों का भी कोई आंदोलन खड़ा किया गया? क्या ये एक प्लॉट था, एक साजिश थी? ये समझना ज़रूरी है आज, क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर विनेश फोगाट भले ही आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन उन्होंने जो कुछ अगर राजनीति की होगी तो वो खेल को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है और खेल का बड़ा नुकसान होगा और बाकी जो भविष्य में जो खिलाड़ी हैं उनका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए एक एक करके जो मैं तथ्य उठा रहा हूं उनको सुनिएगा और उनको जो है उन पर आप किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। सबसे पहली बात, मैं आपको ले चलता हूं अभी पेरिस ओलंपिक में, और आपको अच्छी तरह से याद होगा 9 अगस्त को मैंने एक वीडियो बनाई थी, और 9 अगस्त को जब विनेश फोगाट के साथ ऐसा हुआ था कि वो 100 ग्राम वजन के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी और उसके बाद उनको पदक नहीं मिला था। तो उस दिन 9 अगस्त को मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि पेरिस में हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। ये मैंने कहा था, आपको अच्छी तरह से याद होगा। और आज देख लीजिए, जो मैंने कहा था वो 9 अगस्त को जो कहा था, आज वो सितंबर में 1 महीने बाद बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद पूरी पटकथा जो है ऐसे ही चली जिस तरह से कांग्रेस चलाना चाहती थी, ठीक उसी तरह की पटकथा चली। तो विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई, नहीं खेल सकी और वहीं से तय हो गया था कि अब वो भारत आएंगी, कांग्रेस में शामिल होंगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनको उतारेगी। ठीक उसी तरह की पटकथा लिखी गई। तो ये सब कुछ इस तरह से चल रहा था। अब मैं आता हूं इस बात पर कि ये पटकथा जो है, ये इसमें क्या झोल है, इसको समझिए। और ये झोल नहीं, बल्कि इसको झोल नहीं कहना चाहिए, मैं कहूँगा किस किस तरह की बेईमानी हुई है इस पूरे मामले में। ये देखिए, विनेश फोगाट जब ये पूरा का जब 100 ग्राम वजन के कारण वो पूरा डिस्क्वालीफाई हो गई और उसके बाद नहीं जीत पाई, उस वक्त एक देश में क्या माहौल बनाया गया? उस वक्त देश में ये माहौल बनाया गया कि क्योंकि ये खिलाड़ी विनेश फोगाट और बाकी खिलाड़ी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेटिंग करके विनेश फोगाट को हरा दिया। आपको ऐसे अच्छी तरह से याद होगा, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, सब ने इस तरह की बात की थी और मोदी को भर भर के गालियां दी थी कि मोदी ने इनको जो है विनेश फोगाट को हरा दिया। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ना मोदी के पास इतना समय है, ना इस तरह की चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जैसे खेल प्रतियोगिताओं में कि कोई किसी देश का प्रधानमंत्री जो है वो तय कर ले कि इसको हराना है, उसको हराना है और इसको जिताना है, उसको जिताना। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जीत जाते और हमारे पास भी 100 मेडल होते अगर इस तरह से प्रभावित कर सकते होते। तो ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। या फिर अमेरिका के जो है, अमेरिका चीन को हरवा लेता, या फिर फ्रांस जो है वो सारे के सारे मेडल जीत लेता। इस तरह की चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में होती नहीं है। एक कमेटी होती है और उनको कंट्रोल करने वाली चीज़ होती है, बड़े स्ट्रिक्ट उनके नियम होते हैं और वो उस तरह से चलती हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात जो कही जा रही थी कि मोदी ने हरवा दिया, इस तरह के ये सब जो है इसीलिए की जा रही थी ताकि ये जो हरियाणा विधानसभा चुनाव की एक पृष्ठभूमि बने और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राजनीति में एंट्री हो। लेकिन अब इसमें एक जो है मुझे लगता है बेईमानी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि विनेश फोगाट को लेकर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, इसमें विनेश फोगाट ने एक बार नहीं बोला, ये जितनी कंट्रोवर्सी थ्योरी चलाई गई, विनेश फोगाट ने एक बार नहीं बोला कि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उनके साथ कंट्रोवर्सी हुई नहीं। उनके साथ उनके अपनी टीम थी, उनके अपने लोग जो उन्होंने खुद चुने थे, जिनका पैसा भारत सरकार दे रही थी, वो तय कर रहे थे विनेश फोगाट क्या खाएंगी, कितने बजे उठेंगी, कितने बजे एक्सरसाइज करेंगी और किस तरह से वो लड़ेंगी। वो सारी विनेश फोगाट की अपनी पर्सनल टीम कर रही थी जो उन्होंने खुद चुनी थी। तो फिर उसमें भारत सरकार का क्या रोल हो सकता है? ना उनके खाना भारत सरकार ने तय किया, मोदी ने तय किया कि वो क्या खाएंगी, ना मोदी ने उनकी एक्सरसाइज का टाइम तय किया, ना मोदी ने उनको खाना खिलवाने के लिए तय किया, ना मोदी ने उनके सिलेक्शन टीम तय की। मोदी ने उनको सिर्फ फैसिलिटेट किया कि भाई आप अपनी खिलाड़ी लेकर जाइए और इस तरह से अपनी टीम लेकर जाइए और खेलिए। अब ऐसे में अगर वो 100 ग्राम रह गई तो फिर उनकी और उनकी टीम की पूरी जिम्मेदारी आती है। अब ऐसे में विनेश फोगाट ने एक बार भी नहीं कहा
कि नहीं इसमें कोई साजिश नहीं है, जब पूरा का पूरा कांग्रेस और इनका पूरा इकोसिस्टम साजिश कह रहा था। क्या एक खिलाड़ी होने के नाते, क्या खिलाड़ियों में खेल भावना होती है, क्या खेल भावना के नाते विनेश फोगाट को यह नहीं कहना चाहिए था कि नहीं ये सब चीज़ें बेकार हैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, हमारी टीम की ओर से कुछ चूक हुई है और ये जो है इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, ना ऐसी कोई साजिश है। अब आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो किसका है? ये वीडियो बजरंग पूनिया का है। और बजरंग पूनिया जब ये विनेश फोगाट के साथ ये पूरा सब कुछ हो रहा था तो बजरंग पूनिया ने एक बार नहीं कई बार ये कहा था, सोचिएगा, बजरंग पूनिया ने कई बार ये कहा था कि इसमें कोई साजिश नहीं है, खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है और ये बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद बजरंग पूनिया एक दिन ये कह रहे हैं, दो तीन इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, मैं आपको इंटरव्यू सुना रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन वो ट्वीट कर देते हैं कि इसके पीछे साजिश है। तो क्या ये नहीं माने जाए कि ये जो पूरी स्क्रिप्ट थी ये दरअसल कहीं और लिखी जा रही थी, ये कांग्रेस की स्क्रिप्ट थी जो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जिस पे काम कर रहे थे। क्या ऐसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल लगेगा। अब आप सुनिए बजरंग पूनिया को उन्होंने क्या कहा था। अभी मैंने बताया, मेरी बात हुई है, सुबह भी हुई है, शाम को भी हुई थी। तो यही है कि भाई पहले हमारा टारगेट है जो बाउट बची हुई है उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी पहले खुशी नहीं मनाता। अगर हम उस चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट है गोल्ड का, उसी के लिए बातें हुई हैं कि भाई हाँ कैसे क्या करना है। पहले वेट, क्योंकि वेट कम करना है, 50 किलो वेट लाना बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तो वो पहले 53 में बाउट कर रही में थी। तो और लड़की में और लड़के में वेट कम करने में भी काफ़ी अंतर होता है। लड़का वेट जल्दी, लड़के ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वेट कम जल्दी हो जाता है, लड़की को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट कम करने में। तो विनेश 50 में लेके आए तो बहुत मुश्किल से उनका ये डाइट का जो चल रहा है बहुत मतलब थोड़ा पिछले 6 महीने से थोड़ा पानी, थोड़ा 1 रोटी 2 रोटी ऐसे चल रहा है। तो सुना आपने, जिस वीडियो में बार बार जो है ये बजरंग पूनिया कह रहे हैं कि ये खिलाड़ियों के साथ होता है, मेरी बात हुई, और वो बार बार इस तरह से कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई। वही बजरंग पूनिया कुछ घंटे बाद, महज 12 घंटे बाद ट्वीट करके साजिश क्यों कह देते हैं? क्या ये एक साजिश की स्क्रिप्ट नहीं आपको समझ में आती? ये किस तरह की चीज़ है? अब आइए मैं आता हूँ महावीर फोगाट। महावीर फोगाट जो हैं वो जो विनेश फोगाट है उनके ताऊ लगते हैं, और वही महावीर फोगाट है जो जिन्होंने दरअसल इन सब को ट्रेनिंग दी, और ये कह सकते हैं उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज विनेश फोगाट जहाँ पहुँची हैं, या बबीता फोगाट, जितनी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी पहुँची उसमें महावीर फोगाट का बहुत बड़ा हाथ है। और इन्हीं के ऊपर दंगल फिल्म बनी थी महावीर फोगाट के ऊपर। महावीर फोगाट का भी मैं आपको बयान सुनवाता हूँ। महावीर फोगाट ने बड़े साफ तौर पर कहा था कि इसमें कोई साजिश नहीं है, स्ट्रिक्ट नियम है, और 1 ग्राम वजन भी होता है तो भी जो है खिलाड़ियों को हिस्सा नहीं लेने देते। ये महावीर फोगाट ने कहा था, ग्रेट महावीर फोगाट ने कहा था। उसके बाद भी विनेश फोगाट ने क्यों खंडन नहीं किया एक बार भी कि कोई साजिश नहीं है? क्यों नहीं किया? सुनिए महावीर फोगाट को। तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है। सिर्फ क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा, फिर छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो कुश्ती के जो वहाँ जो वह जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं। तो बजरंग पूनिया के बोल बदल गए और महावीर फोगाट ने कहा कोई साजिश नहीं है, लेकिन विनेश फोगाट ने एक बार भी सच कहने का साहस नहीं किया कि कोई साजिश नहीं है। अब देखिए राजनीति कैसे उस वक्त शुरू हुई थी। पहले मोदी को कोसा, सरकार को कोसा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं कि इतना बढ़िया इस लड़की ने खेल खेला, मेरे बस में होता तो मैं इसको राज्यसभा भेज देता। और ये जो पूरी राजनीति थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इसका खुलासा भी, इस राजनीति का जो सच्चाई है वो भी महावीर फोगाट लाए। महावीर फोगाट ने क्या कहा था उस वक्त? महावीर फोगाट ने कहा था जब इनको हरियाणा में सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी देनी थी, वो नौकरी तो दे नहीं सके जब ये मुख्यमंत्री थे। आज जो है ये कह रहे हैं कि मैं होता तो मैं राज्यसभा भेज देता। तो उनका झूठ कैसे एक्सपोज किया महावीर फोगाट ने, अब वो सुनिए। अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता, ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को।
आज जो हुड्डा साहब कहते हैं जो उसमें जो भेजना चाहिए तो वो कोई दूर नहीं, जो हुड्डा सरकार में जो गीता थी, जो पहली महिला थी, जो कई जो अपने रिकॉर्ड बनाए, तो उस टाइम गीता को क्यों नहीं जो हुड्डा साहब ने जो राज्यसभा में भेजा, इसकी तो पूरी जो सरकार थी। क्या आपको लगता है कि राजनीति स्टंट है? बिल्कुल राजनीति स्टैंड है। जो आज सरकार होती तो कोई नहीं लगाता, ना करता, ना हुड्डा की सरकार रही थी उस टाइम, ना गीता लगाई ने, ना भेजी ने, ना उस टाइम जो गीता को जो चर्चा में थी खूब, उस टाइम इसने जो राज्यसभा में भेजी थी गीता को, इसने जो देश भी तक नहीं बनाया जो कोर्ट से आई है, तो अब आज हुड्डा साहब ये कैसे कह रहे हैं। अब फ्रांस में जो पटकथा लिखी गई, पेरिस ओलंपिक में जो पटकथा लिखी गई, उस पर दिल्ली में आते ही धड़ाधड़ काम शुरू हो गया। आपको अच्छी तरह से याद है जब विनेश फोगाट जब भारत आई तो उनका स्वागत करने के लिए कैसे कांग्रेस पहुंच गई थी, कांग्रेस के लोग पहुंच गए थे, बाकायदा उनका एक विजय जुलूस निकाला गया और सभाएं हुई विनेश फोगाट को लेकर के। तो वो जो पेरिस में जो तय हुआ था, पेरिस से जो पटकथा लिखी जा रही थी, उस पर यहाँ पर जो है काम करना शुरू हो गया, उस पर यहाँ एक्टिंग शुरू हो गई। ये बात साफ तौर पर दिखती है। लेकिन बड़ी बात अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनिएगा। देखिए, हम अपनी ओर से कुछ कहें तो मुझे लगता है कि हम कितना कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए एक अलग विषय है, लेकिन साक्षी मलिक कौन है? साक्षी मलिक तो इन महिला खिलाड़ियों के साथ की खिलाड़ी हैं। 3 लोग इस पूरे आंदोलन में जो सबसे आगे थे, जो मोटे तौर पर 3 लोग सबसे आगे थे इस आंदोलन में, विनेश फोगाट नंबर 1, दूसरे नंबर पर साक्षी मलिक और तीसरे नंबर पर बजरंग पूनिया। अब सवाल यह है कि विनेश फोगाट तो जहां पहुंच सकती थी वो पहुंच गई, उनको तो सब कुछ मिल गया, लेकिन साक्षी मलिक को क्यों छोड़ दिया गया? साक्षी मलिक का बयान आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको फिर सुनवाता हूं। क्योंकि जब बजरंग पूनिया और जो विनेश फोगाट जब कांग्रेस मुख्यालय गए तो अब तक ये तीनों खिलाड़ी साथ थे, पूरे आंदोलन में साथ थे, लेकिन साक्षी मलिक इनके साथ नहीं थी। और साक्षी मलिक जिनके साथ, न सिर्फ इनके साथ साक्षी मलिक थी नहीं, बल्कि साक्षी मलिक ने उसके बाद जो बयान दिया वो बयान दिखाता है कि साक्षी मलिक अंदर से कितनी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं, उन्होंने कहा कि आंदोलन को इस तरह से गलत तरीके से मत देखिए, उनकी अपनी चॉइस थी, ये सब कुछ कहा साक्षी मलिक ने। तो साक्षी मलिक का जो दर्द था वो पूरी तरह से निकल कर आया। तो अब आपको साक्षी मलिक को सुनना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा ये 3 लोग जो एक साथ रहते थे आखिर उन्होंने साक्षी मलिक को क्यों छोड़ दिया। जो दिनेश जी और बजरंग जी जो है बड़ौदा हाउस आए, क्या रीजन था? देखो, उन्होंने शायद आज पार्टी ज्वाइन की है और करेंगे मतलब, और वो रिजाइन देने आ रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट कर खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। तो साक्षी मलिक का दर्द आपने जरूर महसूस कर लिया होगा, लेकिन एक चीज और हुई जो खबरों में, कुछ खबरों में आई, कुछ नहीं आई। ऐसा नहीं है कि साक्षी मलिक ने इस वीडियो में क्या कहा, उन्होंने कहा उनके पास भी ऑफर था, लेकिन क्या सचमुच साक्षी मलिक के पास ऑफर था? नहीं। साक्षी मलिक का एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो साक्षी मलिक का तब का है जब साक्षी मलिक जब पूरा खेल चल रहा था, तब वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंची थी। वो गाड़ी में बैठी हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सवालों का जवाब नहीं दे रही। अब अंदर की जो खबर है, ये वीडियो आप देखिए और मैं आपको बता रहा हूं अंदर की खबर है। अंदर की खबर यह है कि साक्षी मलिक भी, क्योंकि ये साक्षी मलिक भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गई थी, वो भी कांग्रेस का टिकट चाहती थी, उन्होंने भी कांग्रेस से टिकट के लिए बात की, क्योंकि ये पूरा आंदोलन जो है 3 खिलाड़ियों के कंधे पर था। तो सवाल यह है कि अगर 2 को कुछ मिल रहा है तो आप तीसरे को कैसे छोड़ देंगे? तो साक्षी मलिक भी अपना हिस्सा लेने के लिए, अपनी जो उन्होंने कांग्रेस के लिए किया, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसमें वो उसके एवज में वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंची और उन्होंने अपना हिस्सा मांगा। लेकिन खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की ओर से उन्हें
ये कहा गया कि आपको हम अभी टिकट नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको भी हम टिकट दे देंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि ये सारा आंदोलन जो उससे जो उनकी पोल है कांग्रेस की, जो पूरा आंदोलन खड़ा करने की, वो पोल खुल जाएगी। तो ये कहा गया कि भाई हमको आंदोलन भी कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप अभी आंदोलन की तरफ रहिए, आप आंदोलन चलाते रहिए, आपको अब हम टिकट नहीं देंगे। अब इस सारी चीज़ों से साक्षी मलिक जो हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। न सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, बल्कि ऐसा भी उनको लग रहा होगा कि उनके साथ धोखा हुआ, छल हुआ। फिर से कह रहा हूं, ये तीनों खिलाड़ी एक साथ नजर क्यों नहीं आए, जबकि ये तीनों खिलाड़ी हमेशा एक साथ नजर आते थे, हर संघर्ष में जो एक साथ थे, आखिर अब वो एक साथ क्यों नहीं है। और साक्षी मलिक की जो दर्द है वो मैंने आपको सुनवाया। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, तो जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि महिला सम्मान को लेकर कांग्रेस ने जो कुछ किया है, महिला सम्मान को लेकर कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूं। मैं फिर कह रहा हूं, ये उनका निजी फैसला है और निजी तौर पर उनको किसी भी तरह का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। वो जिस भी पार्टी, जो उनको पार्टी अच्छी लगती है, उनको ज़रूर जाना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही या वो कांग्रेस के साथ खड़ी रही, इसलिए उनका कांग्रेस में जाना स्वाभाविक है। लेकिन महिला सम्मान की उन्होंने बात की, इसलिए मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर महिला सम्मान की चिंता है तो फिर सवाल है कि सिमी रोजवेल, ये वो नेता हैं जिन्होंने केरल में कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस में कास्टिंग काउच होती है, और उनको ये कहने भर से पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसी एक नहीं 3-4 महिला नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में बदसलूकी हुई और इसकी शिकायत की, तो उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। इसमें राधिका खेड़ा शामिल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, इसमें प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में है। इसमें जो असम में महिला कांग्रेस की एक नेता हैं, असम में यूथ कांग्रेस की एक नेता हैं, उन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पर आरोप लगाया, उनको भी पार्टी से जाना पड़ा। तो फिर यहां पर मैं ये सिर्फ जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर वो महिला सम्मान के लिए जा रही हैं, तो फिर क्या विनेश फोगाट ने कांग्रेस से पूछा था कि भाई कास्टिंग काउच जिसको लेकर, क्योंकि कुश्ती में कास्टिंग काउच का आरोप लगाकर विनेश फोगाट वहां गई हैं कि कुश्ती में कास्टिंग काउच होता था, उसके खिलाफ आवाज उठाकर वो कांग्रेस में गई हैं। तो कांग्रेस में जो कास्टिंग काउच का आरोप जिन महिला ने लगाया, क्या उन्होंने उस महिला से जानने की कोशिश की कि उनका आरोप जो है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में कांग्रेस में भी कास्टिंग काउच होता है? अगर कुश्ती में कास्टिंग काउच होता है और अगर कांग्रेस में भी कास्टिंग काउच होता है, तो सवाल यह है कि विनेश फोगाट ये महिला सम्मान का मुद्दा क्यों लाई। चलिए पीछे जरा मुड़ के देखते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन वास्तव में कितना सही था, कितना गलत था। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बीजेपी ने इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी को इस मामले को संवेदनशील तरीके से हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि महिलाएं जब कभी आरोप लगाती हैं तो उस मामले को हमेशा आपको सेंसिटिव तरीके से डील करना चाहिए। और उसमें भी ये खिलाड़ी ऐसी हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, तो इनके आरोप पर जो है ये जो जांच है, ये जो बृजभूषण शरण सिंह को जो हटाया गया, कुश्ती संघ में जो बदलाव किया गया, ये सब बीजेपी को बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने इस मामले में ढिलाई करी, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। पहले भी भुगतना पड़ा, अब भी भुगतना पड़ेगा। तो ये तो मैं मानता हूं कि बीजेपी ने इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। लेकिन अगर बीजेपी पहले इस पर कदम उठा लेती, धड़ाधड़ कुछ अगर स्टेप उठा लेती और उसके बाद कह देती आओ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अगर बीजेपी इस तरह के करती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इन लोगों को पीछे हटना पड़ता। क्यों? क्योंकि शायद इस पूरे मामले में जो कुछ महिला खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं और मैं उन्हीं सवालों पर आ रहा हूं। क्योंकि अब आप देखिए कि महिला खिलाड़ियों ने यह कहा कि भाई उनके साथ जो है शारीरिक शोषण होता रहा। अब ये जो शारीरिक शोषण की कहानी है, ये फिर मैं कह रहा हूं जांच का विषय है, हो सकता है सच भी हो, और सच होगा तो फिर जो है मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कहानी है, इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट क्या है? पहला ट्विस्ट आपको मैं विनेश फोगाट का 2018 का एक वीडियो सुनवा रहा हूं। 2018 ये वो साल है जब भारत के अंदर बहुत सारी मी टू की कहानियां चल रही थी कि भाई महिलाओं का शोषण होता है। उस वक्त विनेश फोगाट से पूछा गया था कि भाई महिला खिलाड़ी होने के नाते क्या आपको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा? तो विनेश फोगाट ने ये कहा था कि वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना उनके साथ ऐसा कुछ करने की कोई हिम्मत कर सकता है। विनेश फोगाट को सुनिए, ज़रूर आपको सुनना चाहिए। इंडिया में अभी एक मूवमेंट चल रहा है, मी टू,
बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ख़ास करके महिलाएं, जो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। शायद बहुत साल पुरानी बात हो, लेकिन उनको अभी एक प्लेटफॉर्म मिला है और काफ़ी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया भी जा रहा है। मैं जो पूछना चाहती थी कि इंडियन स्पोर्ट्स से अभी तक ना उसी तरीके से किसी ने मी टू मूवमेंट में बात नहीं किया, या किसी का अगर कुछ एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में कुछ शेयर नहीं किया। मैं पूछना चाहती थी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या नहीं, आपके साथ कुछ हुआ है कि नहीं, और कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा, चाहे जितनी भी पुरानी कहानी हो, एक कंफर्ट महसूस करे इंसान कि हाँ, मैं जाके ये बात किसी से कह सकूँ, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट? अभी जैसे लड़कियां आवाज़ उठा रही है, चाहे लड़के भी, सभी के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में नहीं होता। लेकिन लोग बोल रहे हैं तो वो ये काफ़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि मैं एज ए लड़की मैं जानती हूँ कि जब हम कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फैमिली वाले ही रोकते हैं कि मत कर ऐसे, या तेरी लाइफ ऐसे स्पॉइल हो जाएगी, या लोग ऐसे कर देंगे। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। काफ़ी लक्की हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं रेसलिंग से हूँ, तो शायद लोग डरते हैं कि ये रेसलर है तो पंगा मत लेना। लोग बोलते हैं काफ़ी कि आप रेसलर हो, में डर के रहना चाहिए। तो हमें खुशी होती है कि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में, कि आप खुद इंडिपेंडेंट है, आपको खुद पे विश्वास है। अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे इतना तो भरोसा है कि मैं वहाँ से कैसे बच के और कैसे उन लोगों को सबक सिखा के निकल सकती हूँ। तो एक तरफ विनेश फोगाट ये साफ साफ कह रही हैं कि उनके साथ कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम कुश्ती में ऐसा नहीं होता, कुश्ती खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन विनेश फोगाट ने इतना ही नहीं, विनेश फोगाट ने ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा है कि ये जो बृजभूषण शरण सिंह है, ये कुश्ती में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की उन्होंने खूब तारीफ की थी, कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय कुश्ती का स्तर ऊंचा उठाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम सब का बहुत ख्याल रखते हैं और हमारे लिए बहुत वो जो है हमको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये विनेश फोगाट ने कहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विनेश फोगाट को कई साल बाद अचानक लगता है कि महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण हो रहा था। फिर कह रहा हूं, यह आरोप सच भी हो सकता है, जांच का विषय है। लेकिन कुछ महिला खिलाड़ियों ने, दिव्या काकरान एक और भारत की बड़ी महिला पहलवान है, उनका आपको वीडियो सुना रहा हूं, क्योंकि दिव्या काकरान ने साफ तौर पर कहा था कि ये आरोप झूठे हैं। और दिव्या काकरान अकेली ऐसी नहीं है, कई महिला खिलाड़ियों ने कहा था कि इस तरह के आरोप जो हैं वो झूठे हैं। तो दिव्या काकरान को सुनिए, उन्होंने उस वक्त क्या कहा जब ये आरोप लगाए जा रहे थे कि कास्टिंग काउच जैसी चीज होती है, महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण होता है। सुनिए दिव्या काकरान को। नमस्ते, मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी हैं, उन पे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं, उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए। मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ, और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है। तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना होए। वो कितनी बार तो दिव्या काकरान को आपने सुना। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिव्या काकरान और बाकी महिला पहलवान कुछ जो है वो कह रही हैं और ये कुछ और कह रही हैं, तो इसमें सच क्या है? और क्या ये सिर्फ कांग्रेस की पटकथा लिख दी और उसी आधार पर चल रही थी? कुछ और भी तो कारण होंगे, नहीं तो जो विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ कर रही हैं, जो कह रही हैं कि बड़ा अच्छे से कुश्ती में होता है, अचानक से वो सिर्फ जो है कांग्रेस की स्क्रिप्ट उनके पास पहुंची और वो चली गई, ऐसा भी नहीं है। दरअसल ये सिर्फ कांग्रेस की स्क्रिप्ट नहीं थी, इसमें जो है कुछ और भी था। जो इन महिला खिलाड़ियों का अपना निजी स्वार्थ था वो भी था। सिर्फ कांग्रेस की स्क्रिप्ट शायद बाद में एंटर करी, और इनकी अपनी जो है निजी स्वार्थ क्या था ये भी जान लीजिए, और मैं आपको इन्हीं के मुंह से सुनवाऊंगा। दरअसल हुआ ये था कि बृजभूषण शरण सिंह ने जब कुश्ती पूरा संघ था, उसमें एक तरह की उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी
कि जितने खिलाड़ी हैं, भले ही बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय खेल चुके हों, लेकिन जब कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी तो इन खिलाड़ियों को नेशनल भी खेलना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पे भी खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा आओगे और कहोगे हम ओलंपिक खेलेंगे, वो गलत है। क्योंकि इसके पीछे भाव क्या था? इसके पीछे दो तरह के भाव थे। एक तो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो सीधा ओलंपिक खेलते हैं, अगर वो नेशनल में भी खेलेंगे तो जो यंग खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। उनकी अगर फाइट जो है इन अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताओं में खेल चुके खिलाड़ियों के साथ होगी तो इनको भी जो है अच्छी ट्रेनिंग इनकी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेल चुके खिलाड़ी को कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है, कोई युवा खिलाड़ी हरा देती है तो उससे आपको एक अच्छा टैलेंट मिल जाएगा और अगर वो जीतेगी तो उसको भेजा जाएगा। तो इस तरह के कुछ नियम बनाए थे। लेकिन इन खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं खेल चुके, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो हैं नहीं खेलेंगे राष्ट्रीय, हम सीधा ओलंपिक खेलने जाएंगे। हम नेशनल कुछ नहीं खेलेंगे, हम तो सीधा ओलंपिक खेलने जाएंगे। ये किसने कहा था? ये भरी सभा में आंदोलन स्थल पर ये विनेश फोगाट ने कहा था। सुनिए। आप लोग नेशनल्स नहीं खेलना चाह रहे हैं, कहा ये जा रहा है। पर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। लेकिन हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। सभी स्टेट में ऐसा है। अच्छा, इस वीडियो में विनेश फोगाट एक बात और कहती हैं। वो कहती हैं हमारा हरियाणा का फेडरेशन बन गया, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का फेडरेशन है वैसे हरियाणा का फेडरेशन बन गया। अब ये जो बात कही ये बहुत हल्की बात नहीं। सारी राजनीति की जड़ में बहुत से लोग कह रहे हैं यही था, ये फेडरेशंस की लड़ाई थी। यूपी फेडरेशन, यूपी के कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह वर्सेस हरियाणा। ये जो लड़ाई थी दरअसल यूपी बनाम हरियाणा की लड़ाई। हरियाणा के जो राजनेता हैं वो कुश्ती फेडरेशन पर कब्जा बनाएंगे या ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती फेडरेशन पर कब्जा बनाएंगे। पूरी लड़ाई इसी की थी। एक तरफ यूपी की अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह, दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। इन दोनों के बीच जो है ये जंग थी जिसमें खिलाड़ियों को मोहरा बनाएगा, ऐसा सब लोग कह रहे हैं और ऐसा इस फेडरेशन की राजनीति को जानने वाले भी कर रहे हैं और विनेश फोगाट ने भी कह दिया। तो दरअसल दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के जो नेता थे वो कुश्ती फेडरेशन को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। जब वो चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह से हार गए तो उसके बाद उन्होंने इन खिलाड़ियों को अपना मोहरा बनाया और उस तरह से पूरा का पूरा खेल इन्होंने खेला। तो ये आपको विनेश फोगाट के इस बयान से समझ आ गया होगा। अब चलिए आ जाते हैं आंदोलन पर। आ जाते हैं जो पूरा आंदोलन हुआ, जो धरना प्रदर्शन हुआ। इस धरना प्रदर्शन को लेकर कई चीज़ें हैं जो मन में खटकती हैं। धरना प्रदर्शन इन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से किया, सब ठीक है। आपको अपनी आवाज़ उठाने का हक है, सब ठीक है। सरकार की ओर से कुछ देरी हो रही थी वो भी ठीक है, वो आपका आरोप बिल्कुल सही है। लेकिन धरना प्रदर्शन में हुआ क्या ये भी आप समझिए। धरना प्रदर्शन में दो तीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, अगर हम खिलाड़ियों के सम्मान की बात कर रहे हैं तो पीटी उषा मुझे लगता है भारत की सबसे सम्मानित खिलाड़ी हैं। वो ओलंपिक संघ एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की जो है वो अध्यक्ष भी हैं। जब इन खिलाड़ियों से बात करने के लिए वो पीटी उषा खुद गई थी धरना स्थल पर और उनकी डिमांड पूछने गई थी, तब क्या हुआ था? तब पीटी उषा के साथ बदसलूकी हुई थी। पीटी उषा वहाँ किसी तरह से उनको जो आंदोलनजीवी थे, जो इन खिलाड़ियों के साथ थे, उन्होंने पीटी उषा के साथ बदसलूकी की। पीटी उषा वहाँ से भागी। ये वीडियो आप देखिए, आपको समझ आएगा पीटी उषा के साथ बदसलूकी क्या स्वीकार है। अच्छा, ये वही पीटी उषा हैं जब विनेश फोगाट पेरिस में जब मुश्किल में थी उनके साथ वो खड़ी थी, हमेशा साथ खड़ी थी।
जैसे खड़ी थी जैसे एक माँ अपनी बच्ची के साथ खड़ी रहती है, उसी तरह से पीटी उषा खड़ी थी। लेकिन पीटी उषा के साथ क्या सलूक किया गया ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं धरना स्थल पर एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में देखिए, जब धरना स्थल पर खिलाड़ी थे, वहाँ पर जो है खिलाड़ियों के साथ कुछ लोग थे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को चोट लगी, और चोट इसलिए लगी क्योंकि वहाँ लाइट चली गई थी और अंधेरे में पंखे से चोट लगी। लेकिन विनेश फोगाट बार बार कह रही हैं, वहाँ पर वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, विनेश फोगाट बार बार कह रही हैं पुलिस ने मारा, पुलिस ने मारा। तो वो कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही हैं, जिससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी जो हैं कुछ लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। ये जरा देख लीजिए वीडियो। भाई ये देख लो, क्या कर दिया? क्या मारी है? लाठी के सर में। लाठी के सर में। लाठी के सर में। कि विनेश फोगाट में अचानक ये जो परिवर्तन आया, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा सकते हैं और कई तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और फिर कह रहा हूं, जिस तरह से विनेश फोगाट का बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, कुश्ती फेडरेशन को लेकर जिस तरह से उनके विचारों में 360 डिग्री टर्न आया, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में विनेश फोगाट जो हैं वो साफ कह रही हैं कि जो कुश्ती संघ जो आगे बढ़ा, भारत में जो खेल आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से वो इतनी आगे बढ़ी, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये विनेश फोगाट कह रही हैं, कुछ समय पहले तक वो यही कह रही थी। सुनिए ज़रा। जब से प्रधानमंत्री जी मतलब इतनी बड़ी योजना बना रहे हैं कि खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स के प्रति मतलब एक्टिव दिखा रहे हैं, क्योंकि जब देश का एक प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग उसको सुनते हैं ध्यान से, और वो भी खेलों को इतना मतलब तवज्जो देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मतलब अपना पक्ष रखते हैं कि इस गेम जितना ज़रूरी है उतनी जितना लाइफ में और चीज़ें ज़रूरी है। तो वो लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, कि हमें भी गेम से जुड़ना चाहिए। और लोग अगर गेम के बारे में सोचते भी हैं तो वहीं एक गेम की तरक्की स्टार्ट हो जाती है वहीं से, और देश में बिल्कुल माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है गेम के प्रति। पहले जैसे क्रिकेट में होता था कि क्रिकेट देखते, लेकिन अभी आप देखिए बैडमिंटन है, रेसलिंग है, चाहे टेबल टेनिस है, एथलेटिक्स है, हर गेम में मतलब रिकॉर्ड बन रहे हैं। वो रिकॉर्ड इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको मोटिवेशन पीछे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। तो जो विनेश फोगाट अपनी खुद की सफलता का, भारत खेलों में आगे बढ़ रहा है, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही हैं। उन्हीं विनेश फोगाट के सामने पहलवानों के प्रदर्शन स्थल पर, पहलवानों के धरना स्थल पर नारे लगते हैं मर जा मोदी, नारे लगते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो विनेश फोगाट में ये 360 डिग्री का टर्न क्यों आया? क्या इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था? क्या ये कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। अब अंत में मैं एक सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, कोशिश कीजिएगा उस सवाल का जवाब आप तलाशें। आपको तलाशने में मदद करने के लिए मैं सिर्फ एक हिंट छोड़कर जा रहा हूं। सवाल यह है कि क्या ये जो किसान आंदोलन है और ये जो पहलवानों का आंदोलन है, क्या इन दोनों आंदोलनों की स्क्रिप्ट एक ही व्यक्ति ने लिखी? क्या इन दोनों आंदोलनों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है? अगर एक ही है तो वो कौन है? क्योंकि आप समझिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव, इनके बीच में ये सारे आंदोलन घूम रहे हैं। तो यहां से आप इसका जवाब तलाश सकते हैं। और दूसरा हिंट जो मैं देके जा रहा हूं वो ये कि आपको अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन होना था, ठीक उसी दिन ये जो आंदोलनकारी पहलवान थे, इन्होंने कहा कि आज हम संसद की तरफ कूच करेंगे। बाद में जब पुलिस ने इनको रोका और उसी के बाद पुलिस के साथ इनकी जो हाथापाई हुई और उसी को लेकर के पूरे विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया कि महिला पहलवानों को सड़कों पे घसीटा गया, ये किया गया, वो किया गया, वो सब चीज़ें। ये जो पहलवान जो है पुलिस से छूटने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ रखा था। बड़ी अच्छी फोटो जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को बदनाम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है सरकार जो है पहलवानों पर जुल्म करे, उसके लिए बड़ी अच्छी तस्वीर उस दिन मिली थी। तो सवाल फिर यह है कि जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना था, उस दिन ही आपने क्यों कहा कि आपको संसद भवन जाना, जबकि आपको उस दिन मालूम था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास ये भी इनपुट थे कि भारत के दुश्मन और आतंकवादी संगठन भी कोई मौका देख रहे थे कि कैसे जो है नई संसद का जिस दिन उद्घाटन है, उस दिन जो है नई संसद को क्या निशाना बनाया जा सकता है, क्या कुछ हंगामा किया जा सकता है, वो भी इस फिराक में बैठे थे। तो जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसी दिन आपने क्यों चुना कि आप संसद भवन जाएंगे और संसद भवन जाकर हंगामा करेंगे? ठीक इसी तरह की बात जो है, जो पहलवानों ने की, ठीक उसी तरह की बात किसान आंदोलन के दौरान
ठीक इसी तरह की बात राकेश टिकैत ने की थी कि अब ट्रैक्टर लेकर संसद भवन जाएंगे। और ये सब स्क्रिप्ट जो हैं, जो किसान आंदोलन में जो ट्रैक्टर लेकर जाना और संसद पे चढ़ाई करना, ये सब जो बातें जो हैं बाहर कनाडा में, अमेरिका में बैठा पुन्नू भी कर रहा था। तो सवाल ये कि इन सबका स्क्रिप्ट राइटर क्या एक था? ये सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। और अब अंत में एक जानकारी आपको और दे रहा हूं, आपको शायद जानकारी होगी, लेकिन सिर्फ याद दिला रहा हूं क्योंकि इस स्टोरी से जुड़ी ये एक बड़ी जानकारी है जो आपको शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करे। आपको याद है कि ये पूरा मामला जब पुलिस कंप्लेंट हो चुकी थी, पुलिस कंप्लेंट होने के बाद जब ये हुआ कि मामले की जांच चल रही है, मामले की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। उस वक्त जो है विनेश फोगाट से ये पूछा गया था कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा है, तो क्या अब अपना आंदोलन आप वापस लेंगे? उस दिन विनेश फोगाट ने मालूम है क्या कहा था? विनेश फोगाट ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट वगैरह को नहीं जानते, हमारे लिए खाप पंचायत सब कुछ है, हमारी खाप पंचायत जो कहेगी हम वो कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानते। अब आप सोचिए, विनेश फोगाट जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, खाप पंचायत का फैसला मानेंगे, वो आज कांग्रेस में गई है और कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट की बात करती है लाल डायरी लेकर के। तो लाल डायरी में तो ये लिखा है कि जो राहुल गांधी लाल डायरी लेकर घूमते हैं, उस लाल डायरी में तो ये लिखा है कि न्याय के मामले में, कानून के मामले में जो सर्वोच्च फैसला है वो देश की सर्वोच्च अदालत का होगा। लेकिन विनेश फोगाट जो अब एक कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, वो कहती हैं हमारे लिए खाप पंचायत सब कुछ है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये सारी जानकारी मैंने आज आपको दी कुछ पुराने वीडियोस के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, हो सकता है आपको कहीं बोझिल लगा हो, लेकिन कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य जो हैं वो सामने लाने ज़रूरी थे। और जो कुछ कहा गया, जो कुछ ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, जो विनेश फोगाट ने कहा, बाकी सब ने कहा, जो वीडियोस में कैद है, उन सब के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता था और ये मैंने आपको दिखाया। फिर कह रहा हूँ अंत में, आप इनको वोट दीजिए, अच्छे लोग हैं, अच्छी खिलाड़ी हैं, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, ख़तरनाक बात वो है। महिला खिलाड़ी अच्छी हैं, राजनेता भी शायद अच्छी बने, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट जहां लिखी जा रही है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।